नमस्कार साथियों, हम बढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। पहले की वीडियो में हमने भारतीय संविधान की 8 विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आगे भारतीय संविधान की नवी विशेषताएं वयस्क मताधिकार। नवी विशेषता भारतीय संविधान की वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष या इससे ऊपर के नागरिकों को समान रूप से मतदान करने का अधिकार दिया गया है। 18 वर्ष या इससे ऊपर के जो नागरिक है वह समान रूप से मतदान करने का उनको अधिकार है वो प्राप्त है। प्रारंभ में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। प्रारंभ में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 18 वर्ष या इससे ऊपर के जो नागरिक थे वे मतदान समान रूप से मतदान है वो कर सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान की नवी विशेषता होगी वयस्क मताधिकार। संविधान की विशेषताओं की इसी कड़ी में 10वीं विशेषता है भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 25 में इस बात का उल्लेख है कि भारत में धर्म के मामलों में नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि राज्य किसी भी प्रकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म के मामले में प्रत्येक भारतीय नागरिक है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इसके साथ साथ सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि सरकार सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगी। और लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी उल्लेख है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी धर्म की कुरीतियों के खिलाफ है वो कार्रवाई कर सकती है, यानी कि धार्मिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की 10 विशेषता होगी। 11वीं विशेषता है भारतीय संविधान की एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। इससे पहले हम विस्तार से एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है वह इसी इकाई की 3रे अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं आपको सामान्य रूप से बता दूं कि एकात्मक शासन क्या होता है और संघात्मक शासन क्या होता है। तो एकात्मक शासन का अर्थ ये है कि जिस देश में शासन की समस्त शक्तियां, ध्यान से सुनिए, जिस देश में शासन की समस्त शक्तियां एक ही सरकार में केंद्रित होती है तब तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं, और अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो यानी कि शक्तियों का बंटवारा हो तब उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, भारत में शासन किस प्रकार का है, एकात्मक है या संघात्मक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एवं राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में इस बात का वर्णन मिलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। लेकिन इसके साथ साथ भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ है वो एकात्मक तत्व भी इसमें सम्मिलित है या शामिल है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ गुण है वो भारतीय संविधान में या भारतीय शासन व्यवस्था में सम्मिलित है। अब भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए, शक्तियों का बंटवारा करने के लिए भारत में 3 सूची बनाई गई है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। 3 सूची इस प्रकार से, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के माध्यम से भारत में शासन शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। संघ सूची के जो विषय है उन पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा या संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के ऊपर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। और इसके अलावा वे सारे विषय जो न तो संघ सूची में, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, यानी कि वे सारे विषय जो इन तीनों सूची में नहीं है उनको अविशेष शक्तियों के अंतर्गत रखा गया है, और अविशेष शक्तियों पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब भारत देश की
एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए या बनाए रखने के लिए भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। यानी कि राज्यों की तुलना में केंद्र ज्यादा पावरफुल है या केंद्र सरकार है वो ज्यादा शक्तिशाली है। इसका प्रमुख कारण ये है कि आपातकाल की स्थिति में राज्यों पर नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का हो जाता है। राज्य आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर होते हैं और इसके अलावा जो राज्यों के पुनर्गठन का कार्य है वह भी संसद के द्वारा किया जाता है। आर्थिक रूप से पूरी तरह से राज्य केंद्र सरकार के ऊपर ही निर्भर होते हैं। राज्यों के पुनर्गठन का काम भी संसद के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल है, राज्यों में जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं का एक अद्भुत सहयोग है और इसके साथ साथ राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो इस प्रकार से अब भारतीय संविधान की 11 विशेषता हो गई। अगली विशेषता है 12वीं विलक्षण दस्तावेज। भारतीय संविधान की अगली विशेषता विलक्षण दस्तावेज। भारतीय संविधान निर्माताओं ने बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी का उपयोग करते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें जनता की सर्वोच्च आकांक्षा या जनता की जो सर्वोच्च इच्छाएं थी उनको स्थान दिया। और दक्षिण अफ्रीका ने जब अपने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने भारतीय संविधान को एक प्रतिमान के रूप में उपयोग में लिया और इस प्रकार से भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज, क्योंकि इसमें जनता की सर्वोच्च आकांक्षा जो इच्छाएं थी उनको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की 13वीं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की 13वीं विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए या नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के लिए वहां की न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो भारत में जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि भारत में न्यायपालिका के ऊपर या न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करती है और न ही भारतीय जो न्यायपालिका है वह किसी के दबाव में आकर कार्य करती है। भारत की न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका के जो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग है। यानी कि काफी भारत में न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं या जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कठिन है। इसके साथ साथ भारत में यदि कार्यपालिका के आदेश और व्यवस्थापिका के कानून ये यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से जो न्यायपालिका है वह ऐसे कानूनों को खारिज भी कर सकती है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 32 के तहत भारत में न्यायपालिका अधिकार रक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे लेख भी जारी कर सकती है। यानी कि भारत में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करती है। भारतीय संविधान की 13 विशेषता होगी। अगली भारतीय संविधान की विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता का मतलब होता है कठोर संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसमें संविधान संशोधन करना जटिल हो, और लचीलेपन का मतलब है कि जिस देश के संविधान में संशोधन आसानी से हो सके तो उसे लचीला संविधान कहा जाता है। भारत में जो कठोर संविधान का गुण है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और लचीलेपन का जो गुण है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देश में परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो भारत में संविधान संशोधन करने की जो विधियों का उल्लेख मिलता है वह संविधान के अनुच्छेद 368 में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। भारत में संविधान संशोधन की 3 विधि है, जिसमें पहली विधि का उल्लेख है वह अनुच्छेद 368 में नहीं है। 3 विधि भारत में संविधान संशोधन की प्रथम विधि है, जैसे अगर जैसे राज्यों का पुनर्गठन का मामला हो, केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, संसद के सदस्यों का वेतन तय करना हो, तो इसके लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। उसमें संविधान संशोधन है वह संसद के साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी विधि
जिसमें संविधान संशोधन करने के लिए पूर्ण बहुमत जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके पूर्ण बहुमत की आवश्यकता माफी चाहूंगा। दूसरी विधि भारतीय संविधान में संशोधन करने की ये है कि जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और संसद के पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और तीसरी विधि भारतीय संविधान में संशोधन करने की ये है कि संसद के सदस्यों के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसके साथ साथ उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और उसके साथ जो भारत में कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की अनुमति भी आवश्यक होती है, तब जाकर भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का कार्य किया जा सकता है। अब भारतीय संविधान की 14 विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे की विशेषताएं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज जो हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है, इसकी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।